हेलो फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं द हिंदू इन हिंदी की सीरीज़ को। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जल संकट। ये आपके जीएस पेपर 3 पर्यावरण से रिलेटेड है। तो जानते हैं इसके बारे में पूरा। तो ये समाचार में क्यों है दोस्तों, अभी हाल ही में बेंगलोर में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहाँ पे लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं और बेंगलुरु को डे ज़ीरो का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कि जब सरकार घरों और व्यवसायों के लिए पानी का कनेक्शन बिल्कुल बंद कर देगी तो ऐसा खतरा बेंगलुरु में मंडरा रहा है, इसलिए यह समाचारों में बना हुआ है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो विश्व के सभी शहर हैं उनमें ब्राज़ील का एक शहर है, आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, साओ पाउलो। इसके बाद बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है जहाँ पे पानी ख़त्म होने का खतरा है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा। तो अब जल संकट क्या है और भारत में इसकी स्थिति क्या है, एक डेफिनेशन हम जल संकट की जान लेते हैं। जल संकट उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ पे किसी क्षेत्र में उपलब्ध पीने योग्य सुरक्षित पानी उसकी मांग से कम है, और विश्व बैंक जल की इसी कमी को उस स्थिति के रूप में संदर्भित करता है जब वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो। तो जो विश्व बैंक है, ये आप याद रखिएगा, विश्व बैंक के अनुसार वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति के लिए जो पानी चाहिए वो 1000 घन मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, प्रति व्यक्ति के लिए 1000 घन मीटर से कम होता है पानी, तो यह जल संकट की स्थिति को संदर्भित करता है। अब भारत में स्थिति जान लेते हैं कि क्या है जल संकट की स्थिति। नीति आयोग की रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्ट आपके मेंस के आंसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इन्हें आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने पूरे इतिहास में अब सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है। यहाँ पे 600 मिलियन से अधिक लोग जल तनाव का सामना कर रहे हैं। तो नीति आयोग ने काफ़ी सारी जल तनाव की श्रेणियाँ बना रखी हैं। उनमें से एक श्रेणी है जल तनाव श्रेणी, जो कि 1700 घन मीटर से कम की मानी जाती है, और 2021 में जो प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता है जल की वो 1486 घन मीटर है। यानी कि प्रति व्यक्ति 1486 घन मीटर पानी उपलब्ध होना नीति आयोग के मुताबिक जल तनाव श्रेणी में आता है, जिसका अर्थ है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की मात्रा कम है। 1700 घन मीटर से कम होने का अर्थ है नीति आयोग उसे जल तनाव या जल संकट की श्रेणी में मानता है। तो सरकारी अनुमान के मुताबिक यह जो जल है 1400 घन मीटर का, इसके लिए कहा जा रहा है कि 2025 तक यह 1341 हो जाएगा और 2050 तक ये 1140 क्यूबिक मीटर भी हो सकता है। तो ये सारे डाटा आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसकी भी नीति आयोग की रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच है, जिसकी वजह से हर साल 2 लाख लोग मर जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षित पानी या साफ़ पानी की पहुंच नहीं है, जिसके कारण इतने सारे लोग मर जाते हैं, और देश के 75% घरों में पीने का पानी नहीं है। इसके अलावा 2030 तक भारत की 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। भूजल का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण होता है। भारत जो है दुनिया में भूजल का सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। तो भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। इसका कुल वैश्विक उपयोग का 25% से अधिक है। जब आबादी भी बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से भूजल का उपयोग भी बढ़ेगा। तो हम विश्व का 25% से अधिक पानी इंडिया यूज़ करता है। लगभग 70% भूजल दूषित हो चुका है, और जल गुणवत्ता सूचकांक जो कि भारत को 122 देशों में 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये सूचकांक भी आप ध्यान रखिएगा और आप मेंस के आंसर में ये लिख सकते हैं। तो जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देश हैं और 120वें स्थान पर ये रखा गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि जल गुणवत्ता सूचकांक कौन जारी करता है।
जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि जल गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है। अब भारत में जो जल संकट है उसके क्या क्या कारण। तो पानी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत जो है विश्व का आबादी में पहले स्थान पर आ चुका है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी पानी की मांग भी निरंतर बढ़ती जाएगी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भी ये कहा गया है कि 2030 तक पानी की मांग दुगनी हो जाएगी बढ़ के। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि कृषि के लिए भूजल का उपयोग। तो कृषि के लिए जो भूजल का उपयोग किया जाता है वो बहुत अच्छे से नहीं किया जाता है, उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे कि पंजाब और हरियाणा है, वहाँ पे जो कृषि में भूजल का उपयोग किया जाता है उसमें कुछ खामियां हैं। अगर उन खामियों को दूर करके भूजल का कुछ इस तरीके से उपयोग किया जाए कि वो वेस्ट ना हो और उससे बाकी और भी काम हो सके, या वो और सिंचाई के बाद वो नाले में ना जाए, उसका कुछ और भी यूज़ हो सके, इस टाइप से कुछ जो कृषि में भूजल का यूज़ है उसे नियमित किया जाना चाहिए। तीसरा कारण है कि प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो छोटे छोटे झील तालाब होते हैं इन्हें सुखा करके लोग ज़मीन पर अपने मकान वगैरह बनाते हैं और बाकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो जो छोटे छोटे जल निकाय होते हैं, जलाशय होते हैं, झील, गोकुर, ये सब, इन सब का अतिक्रमण मानव के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं, तो ऐसे में ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ के जो छोटे छोटे झील जलाशय थे उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इस वजह से भी पानी जो है कम हो रहा है। चौथा रीज़न है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि पानी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण कम होता जा रहा है। पांचवा है प्रदूषकों का निर्वहन। तो भारत में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं उसकी वजह से एक जगह जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन फैक्ट्रीज़ की वजह से जो प्रदूषित पानी होता है वो नदियों में जाता है और वो पीने लायक फिर पानी नहीं रह जाता है। तो फैक्ट्रीज़ का जो गंदा पानी है उससे वो पानी आगे जाके नदियों को और ज़्यादा प्रभावित करता है, उन्हें प्रदूषित करता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जल संकट की स्थिति उभर रही है। छठा हमारा रीज़न है सक्रिय प्रबंधन नीतियों का अभाव। तो भारत की जो जल नीति रही है वो समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे जैसे मांग पानी की बढ़ी है, उसमें जो जल नीतियाँ सरकार की रही हैं वो अपना पूरा काम नहीं कर पाई हैं, वो नीतियाँ कारगर साबित नहीं हो पाई हैं। और अंतिम इसका कारण है शासन संबंधी मुद्दे। तो भारत में केंद्रीय जल आयोग है, भूजल बोर्ड है, लेकिन उनके द्वारा जो विवाद हैं जल से संबंधित वो सुलझ नहीं पाए हैं। अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है वो भी कहीं ना कहीं भारत की जो संस्थाएं आयोग हैं, केंद्रीय जल आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, सभी जितना भी है वो सुलझाने में असफल रहे हैं। तो राजनीतिकरण होने के नाते भी शासन संबंधित जो मुद्दे हैं उन्होंने पानी के संकट को दूर करने का कार्य नहीं किया, अपितु वे अपने राजनीतिकरण और अपवादों वाद विवादों में ही लगे रहे हैं। ये सभी कारण थे जिनकी वजह से जल संकट उभर रहा है। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भारत में जल संकट होने के बाद अब क्या क्या इसके प्रभाव हैं, तो इसके 5 प्रभाव आप देख सकते हैं। तो भारत में जल संकट की वजह से क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो जान लेते हैं। सबसे पहला है आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक अभाव यानी कि पानी की कमी के कारण भारत की जो जीडीपी है उसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि पानी की कमी से जब पानी नहीं होगा तो सामान जो उत्पादन है वो नहीं हो पाएगा, उत्पादन नहीं होगा। दूसरी तरफ जो कृषि है यानी कृषि में भी उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी नहीं होगा तो खेती नहीं हो पाएगी। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, थर्मल पावर प्लांट हैं, इस टाइप इन इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से आर्थिक प्रभाव, आर्थिक रूप से कंट्री की जो जीडीपी है वो गिरेगी और साथ ही लोगों की दिनचर्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है पारिस्थितिक प्रभाव। तो जो पारिस्थितिकी यानी कि जो पानी के जो जीव होते हैं, जलीय जीव, उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पानी जो नदियाँ होती हैं, नदियों में बहुत ज़्यादा
प्रदूषक आने लग गए हैं। फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसकी वजह से पानी जो दूषित होता है, काफ़ी सारे जलीय जीव हैं, मछलियां हैं, वो जीवित नहीं रह पाते हैं। तो आर्सेनिक, कैडमियम, निकल ऐसे बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रदूषक होते हैं जिनकी वजह से समुद्री जो जैव विविधता है उसको खतरा हो सकता है। तीसरा हमारा प्रभाव है सामाजिक प्रभाव। तो जब पानी दूषित होगा तो जो पीने वाले हैं लोग, उनकी सेहत बिगड़ेगी, उनके पास डॉक्टर का खर्चा ज़्यादा आएगा, तो समाज की स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जल नहीं होगा तो लोगों में अफरा तफरी भी मच जाएगी और पानी की वजह से लोग मरेंगे। अगर मरेंगे नहीं, दूषित पानी पिएंगे तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। चौथा है संघीय संबंध। तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ऐसी जो नदियां हैं जिनमें कि 2 राज्यों के बीच में जल विवाद उत्पन्न हो चुके हैं, इनकी वजह से जो अंतर्राज्यीय संबंध है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका हो गए, तो ये जो साउथ के जो रीजन है, साउथ की जो स्टेट्स हैं, अंतर्राज्यीय जल विवादों की वजह से इनमें और ज़्यादा टेंशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर स्टेट की सरकार चाहेगी कि उसके पास ज़्यादा सोर्सेज हों, ज़्यादा संसाधन हों। तो ये जो अंतर्राज्यीय जल विवाद हैं, इसकी वजह से इस पर भी और ज़्यादा प्रभाव हो सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ने का भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो जल की कमी के कारण जो जल निकाय हैं या जो नदियां हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण पाने के लिए राष्ट्रों के बीच संघर्ष हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, तो इस पर भारत चीन संबंधों में प्रभाव हो सकता है। इसी प्रकार जैसे इंडस नदी है, सिंधु नदी, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पानी के खतरे को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि जब पानी हमारे यहाँ का ख़त्म होगा तो हम और जो हमारी नदियाँ हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी चीन भी यूज़ करता है, ऐसे सिंधु नदी है वो पाकिस्तान भी यूज़ करता है, तो हम उन नदियों का ज़्यादा दोहन करना चाहेंगे। इसकी वजह से जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध हमारे बिगड़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी सरकारी पहलें हैं, जैसे कि जल शक्ति अभियान, इसे 2019 में लाया गया था और 256 जो ज़िले हैं जो कि तनावग्रस्त हैं जल से, वहाँ पे जल संरक्षण हो, वहाँ पे वर्षा का जल संचयन किया जाए, इसके लिए ये शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान। तो ये सारी जो सरकारी पहलें हैं ये आपको ज़रूर देखनी है। 2019 में शुरू की गई थी, जिससे कि जल तनाव के जो ज़िले हैं उनमें जल संरक्षण किया जा सके, उनका पुनर्भरण किया जा सके और वर्षा जल का संचयन किया जा सके। फिलहाल यह देश के सभी 740 जिलों को कवर करता है। इसके अलावा अटल भूजल योजना कार्यक्रम, तो यह भी भूजल संसाधनों के पुनर्भरण के लिए है। इसके अलावा अमृत सरोवर केंद्र, तो अमृत सरोवर केंद्र हैं, ऐसे 50,000 जल निकाय यानी कि अमृत सरोवर बनाए जाएंगे जो कि 1 एकड़ में फैला हुआ होगा। तो ऐसे 50,000 जल निकाय बनाए जाएंगे। इसके अलावा नल से जल योजना, इसका उद्देश्य है कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में पाइप से पीने का पानी सुनिश्चित हो। ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है और इसकी नोडल एजेंसी जल शक्ति मंत्रालय है। इसके अलावा नमामि गंगे कार्यक्रम, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय जल नीति, ये सभी जल को बचाने के लिए किए गए कार्यक्रम हैं। अब आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा, यानी कि जो वर्षा का जल होता है उससे संचयन किया जाना चाहिए। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही सरकार के अलावा जो NGOs होते हैं या और भी संगठन होते हैं, उनको वो ये काम कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर करें, जिससे हर घर जो है वर्षा के जल को संचयन करें और वो जल अपने यूज़ में ले सकें। दूसरा है मांग पक्ष प्रबंधन, तो राज्य के जो स्थानीय समुदाय हैं, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। उदाहरण के लिए जल संसाधनों के जो समुदाय हैं, जो ऐसे समुदाय, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो जल को बचाने का काम करती हैं, उन लोगों को आगे लाते हुए हम उनके द्वारा भी जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक स्वजल मॉडल अपनाया गया है। तीसरा है प्रकृति आधारित समाधान, तो ये वो समाधान है जो कि मानव को
पर्यावरण को और समाज को लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कि जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बाढ़ के मैदान बनाए जा सकते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम संचयन कर सकें। वन प्रबंधन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रकृति है उसके संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चौथा है नदी बेसिन प्रबंधन। तो जो नदियाँ हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वहाँ पे जो पर्यावरण संबंधी चिंता है उन्हें दूर किया जाना चाहिए। और जो भी जल विवाद है, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के जो विवाद है, इन विवादों को दूर करके इन नदियों को आपस में जोड़ने का काम भी किया जा सकता है, जिससे जल संरक्षित हो। अगला है साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। तो इसका क्या अर्थ है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे हमें जितने भी जल संसाधन हैं वहाँ पे उन जल संसाधनों की क्या स्थिति है, कि वहाँ पे कितना पानी है, कितना और होना चाहिए। जैसे कि कोई जलाशय है, कोई तालाब है, हर एक स्टेट की, इसी प्रकार हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक टेक्नोलॉजी के द्वारा एक सिस्टम बिल्ड किया जाना चाहिए, जिसकी मदद से सारी जो जल बॉडी है, जल निकाय हैं, उनके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी हो और उसके द्वारा वहाँ पे हमें और कितना काम, प्रत्येक जो जलाशय है उसके लिए कितना काम किया जाना है, ये फिर हमें उस सिस्टम से पता चल सकेगा। तो इसका एक एग्जांपल है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन जल डैशबोर्ड का निर्माण किया है, जिससे कि आंध्र प्रदेश में जितने भी जल निकाय हैं उनकी सारी डिटेल्स उनके पास उस डैशबोर्ड में होती है। और अंतिम है मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट को लागू करना। तो केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल बोर्ड का विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि सतह का जल और भूजल उन दोनों को ही, ये दोनों जो बोर्ड हैं, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूजल बोर्ड, इन्हें एक साथ विलय करके एक राष्ट्रीय जल आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में बांधों के निर्माण के लिए, उनके प्रबंधन और रखरखाव के लिए भी बताया गया है कि बांधों का निर्माण हो जाता है, उसके बाद उनका प्रबंधन और रखरखाव पर भी अच्छे से ध्यान दिया जाए। और तीसरा है कि जल प्रबंधन के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाना होगा, यानी जो भी जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी जल आयोग या केंद्रीय भूजल सभी स्टेट्स के हैं, उन सबको एक साथ मिलकर इस समस्या के लिए आगे आना होगा।